डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर पोइट्री पोर्शन के लिए है। आपकी पोइट्री बुक के अंदर पहली पोएम है आइस एंड फायर, जिसके राइटर हैं एडमंड स्पेंसर। ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की एक कविता, जो कि किसी एक सिंगल इंडिविजुअल थॉट के ऊपर आधारित होती है। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि इस पोएम के अंदर क्या है, क्या क्या इसके फीचर है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एडमंड स्पेंसर आइस एंड फायर। एडमंड स्पेंसर राइटर हैं, पोइट हैं, और आइस एंड फायर इनकी इस कविता का नाम है, जो कि एक सोनेट है। इसमें देखते हैं हम, पहले लिखा हुआ है द सोनेट आइस एंड फायर इज़ फ्रॉम एडमंड स्पेंसर्स एमोरिटी। ये सोनेट है आइस एंड फायर, उसको लिया गया है फ्रॉम एडमंड स्पेंसर के एमोरिटी से। एमोरिटी एक पोइट्री कलेक्शन है। आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताना इसको ज़रूरी समझता हूँ। पोइट्री कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक बुक, एक संग्रह, जिसके अंदर अलग अलग कविताओं को शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या 15 से 20 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह एडमंड स्पेंसर, जो कि एक पोइट हैं, इन्होंने अपनी बहुत सारी कविताओं को एमोरिटी नाम की कलेक्शन में शामिल किया है, और उसमें से आइस एंड फायर एक कविता है, और यह एक सोनेट है। सोनेट के बारे में अगर आप पहले से नहीं जानते हो, तो सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है, जिसके अंदर एक सिंगल थॉट, एक सिंगल सब्जेक्ट पर डिस्कशन की जाती है। तो हमारा आइस एंड फायर भी एक सोनेट है। इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसको एमोरिटी से लिया गया है। इट इज़ द 30th सोनेट out of 89 sonnets which are called as एमोरिटी यूनाइटेडली। इट इज़ 30th सोनेट, यह 30वें नंबर का सोनेट है आउट ऑफ 89, यानी 89 89 सोनेट्स कुल हैं इसके अंदर, उसमें से इसका जो क्रमांक है वो 30 है, यानी 30वां है। विच आर कॉल्ड एज, उन 89 सोनेट्स को कहा जाता है एमोरिटी नाम से, यूनाइटेडली, एक साथ मिलाकर। यानी इससे हमने जाना कि एडमंड स्पेंसर का जो सोनेट कलेक्शन है, जिसका नाम एमोरिटी है, उसके अंदर टोटल कुल मिलाकर 89 सोनेट हैं, और उसमें से 30वें नंबर का सोनेट है हमारा आइस एंड फायर, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस सोनेट के अंदर क्या है। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप जान लेंगे, इसकी विषय वस्तु के बारे में भी आपको पता लगेगा बुक से। यहाँ पर हम नोट्स में इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इस सोनेट के अंदर है क्या। नाम से पता लग रहा है आइस एंड फायर, यानी बर्फ़ और आग, यानी अग्नि, तो उन दोनों के बारे में। अब इस इस पैराग्राफ के अंदर आप जानेंगे, स्पेंसर प्रेजेंट ऑपोजिट नेचर्स ऑफ 2 नेचर एलिमेंट्स। स्पेंसर यहाँ पर 2 नेचर एलिमेंट, 2 प्राकृतिक तत्वों का जो विरोधी जो प्रभाव है, विरोधी जो स्वभाव है, उसके बारे में यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं कौन से 2 विरोधी तत्व हैं। तो स्पेंसर इस सोनेट के अंदर 2 प्राकृतिक तत्वों के विरोधी स्वभाव को प्रस्तुत करता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ फायर एंड हिज बिलव्ड आइस। वह खुद को, स्वयं को फायर, आग कहता है, अग्नि कहता है, एंड हिज बिलव्ड आइस, और अपनी प्रेमिका को वो आइस कहता है। यानी इस सोनेट के अंदर वह खुद, स्वयं और अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहा है, और इसके अंदर वो स्वयं को और अपनी प्रेमिका को 2 चीज़ों से तुलना करता है। स्वयं को वो आग, अग्नि कहता है, और अपनी प्रेमिका को वो बर्फ़ कहता है। बट स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट, लेकिन विचित्र बात यह है कि आइस इज़ नॉट मेल्टिंग, कि आइस जो बर्फ़ है, जो वो अपनी प्रेमिका को बर्फ़ कह रहा है, वो बर्फ़ इज़ नॉट मेल्टिंग, वो पिघल नहीं रहा है एट ऑल, बिल्कुल भी, बाय एक्सीडिंग हीट ऑफ हिम, उसकी स्वयं की अत्यधिक गर्मी से, क्योंकि एज फायर, आग के रूप में, क्योंकि लेखक अपने को प्रेमी के रूप में आग मानता है, इसलिए आग की अत्यधिक गर्मी से भी बर्फ़ पिघल नहीं रही है। सामान्यतः हम जानते हैं कि अग्नि के पास, आग के पास बर्फ़ को लाने पे बर्फ़ पिघल जाती है,
लेकिन यहाँ पर लेखक की, कवि की जो प्रेमिका है वो लेखक की अत्यधिक गर्मी से पिघल नहीं रही है। आगे देखते हैं। बट हार्डर ग्रोज, बल्कि वो बर्फ़ रूपी उसकी प्रेमिका हार्डर और कठोर ग्रोज होती जाती है। एज, जैसे जैसे ही एंट्रेट्स हर, जैसे जैसे वो उसको एंट्रेट करता है। एंट्रेट का मतलब आग्रह करना। आग्रह करने का मतलब यहाँ पर लव प्रपोजल से है, प्रेम प्रस्ताव से है। तो जैसे जैसे वो उसको अपने प्यार के लिए मनाने की कोशिश करता है वो और ज़्यादा कठोर हो जाती है। एंड हिज फायर, और खुद की जो पोइट की जो अग्नि है, आग है, लाइक केन डिज़ायर, वो तीव्र इच्छा के समान, इज़ नॉट डिलेड, वो डिले यानी प्रभावित नहीं हो रही है, अ लिटिल बिट, थोड़ी सी भी, बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, हृदय को जमा देने वाली उसकी प्रेमिका की उस बर्फ़ की जो ठंडक है उससे वो प्रभावित नहीं हो रही है। एंड ही बर्न्स हिमसेल्फ, और वो स्वयं में ही जलता है, इनटू हिज ओन हीट, खुद की गर्मी से ही खुद में ही जलता है। एंड फील्स, और महसूस करता है, हिज फ्लेम्स, उसकी खुद की लपटों को, ऑफ डिज़ायर, आग की, उसकी इच्छाओं की जो आग की लपटें हैं उनको वो महसूस करता है। इंक्रीज, बढ़ा हुआ, मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ा हुआ महसूस करता है। इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो आइडिया दिया है, जो कि थीम है इस पोएम की, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन सरल शब्दों में आपको मैं इस प्रकार कहता हूँ कि यहाँ पर कवि अपने स्वयं को आग के समान मानता है, अपने प्रेमिका को बर्फ़ के समान मानता है। आप जानते हैं बर्फ़ को जब आग के पास लाया जाता है तो वो पिघलती है। यानी इसका मतलब ये है कि लेखक का कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रेमिका को अगर उसके प्रेमी यानी कवि के पास लाया जाए तो निश्चित रूप से वो पिघलनी चाहिए, उसके प्रेम प्रस्ताव को माननी चाहिए। लेकिन यहाँ तो विचित्र बात उल्टी हो रही है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे उस बर्फ़ को आग के सामने लाया जाता है तो बर्फ़ पिघलने के बजाय और ज़्यादा सख्त होती जा रही है, और आग भी बर्फ़ की ठंडाई से थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही है, बल्कि आग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आग की गर्मी और तेज़ होती जा रही है। इसको हम ऐसा देखें कि जैसे जैसे प्रेमिका को उसको प्रेमी के पास, लेखक के पास लाते हैं, या फिर लेखक जो जो उसको पास जाकर मनाने की कोशिश करता है वो पिघल नहीं रही है, वो मान नहीं रही है, बल्कि और ज़्यादा कठोर होती जा रही है। और इस कठोरता से लेखक की जो भावनाएं हैं, लेखक की जो प्रेम की जो भावनाएं वो कम नहीं हो रही बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये जो पोएम है वो दो प्राकृतिक तत्व, बर्फ़ और अग्नि के विपरीत स्वभाव के बारे में बताती है। यानी ये दोनों चीज़ें जैसा इनको व्यवहार करना चाहिए स्वाभाविक रूप से वैसे व्यवहार नहीं कर रही हैं, बल्कि ये विपरीत व्यवहार कर रही है। और ये सब केवल प्रेम के कारण हो रहा है कि प्रेमिका जितना ज़्यादा मनाया जा रहा है उससे ज़्यादा सख्त होती जा रही है, और जितनी ज़्यादा प्रेमिका नहीं मान रही है प्रेमी और ज़्यादा अप्रेम भावना से ग्रस्त होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ही एवरी टाइम फेल्स इन द पर्सवेडिंग हर फॉर हिज लव, कि वो हर बार असफल रहता है, कवि प्रेमी, पर्सवेडिंग यानी मनाने में, हर यानी उसको, फॉर हिज लव उसके प्यार के लिए अपने प्रेमिका को मनाने में असफल रहता है। बट हिज परसुएशन इंक्रीजेस, लेकिन उसका जो आग्रह है, जो मनाने की प्रक्रिया है वो बढ़ा रही है हर डलनेस, उसकी प्रेमिका की निष्क्रियता को, रुखेपन को, टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति। जितना ज़्यादा वो मनाता है तो वो मान नहीं रही है, बल्कि उसकी जो निष्क्रियता है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी इस नोट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।